शुरू करते हैं। जहां तक मुझे याद है, मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस का, इंडिविजुअल का कैसे रेसिडेंट एंड आरओआर कैलकुलेट होता है, वो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी तरह सिखा दिया। यहां पर एक अमेंडमेंट है जो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, नॉलेज होना चाहिए। उसका एक छोटा प्रॉब्लम भी अभी कराऊंगा, ओके। लेकिन उससे पहले जो वेरी एसेंशियल है उसको मैं कंप्लीट करता हूं। वो क्या एसेंशियल है? दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मैंने बोला था ना बेटा आप लोगों को, आप लोगों का सिलेबस में रेसिडेंशियल स्टेटस का 3 सवाल आता है। एक रेसिडेंशियल स्टेटस का स्कोप के साथ रिलेशन, दैट इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस, जो मैंने घर काट के किया था ना, आरओआर, आरएनओआर, नॉन रेसिडेंट, वो एक। दूसरा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करना ऑफ इंडिविजुअल, और आज जो पहले कराऊंगा रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब अगर एसएससी, मतलब पर्सन अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसका टैक्स का इम्प्लीकेशन जानने के पहले, सबसे पहले आपका काम उसका रेसिडेंशियल स्टेटस जानना होगा। तो मुझे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेसिडेंशियल स्टेटस जानना है। आई रिपीट, मुझे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अगर मेरा एसएससी है तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पहले डिटरमिन करना पड़ेगा। तो यहां पर रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमिन करेंगे? बेसिक कंडीशन। HUF is said to be a resident in India if the control and management of its affairs is situated wholly or partly in India। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली का बिजनेस, अगर वो जॉइंट फैमिली का बिजनेस का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, नॉट रेगुलर डे टू डे ऑपरेशन, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अगर इंडिया में होता है, आई थिंक ऐसा हम लोगों ने करा था, बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया, तो वैसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई बिजनेस का अगर कंट्रोल इंडिया में रहता है तो उसको सिंपल वे से बोलेंगे इट इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब वो HUF इज अ रेसिडेंट, उसका रेसिडेंशियल स्टेटस है। वो अगर एसएससी है, पर्सन है, तो एसएससी होगा, एसएससी होगा तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस होगा, तो उसका रेसिडेंशियल स्टेटस है क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ इंडिया। डन। तो इसको बोलते हैं बेसिक कंडीशन। व्हाट्स इट सेकेंडरी कंडीशन? क्या है सेकेंडरी कंडीशन? half or resident half is said to be a resident and ordinarily resident
India if karta satisfies both the condition. कर्ता कौन होता है? जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस को चलाता है. दैट इज द पर्सन इज कॉल्ड एज अ कर्ता. बोथ द कंडीशन अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 simultaneously. So that is a basic condition. Secondary condition. What are the conditions? He is a resident in 2 out of 10 previous मीना दरजाটা শিগগিরই লাগা 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year, and he is in India for at least at least 730 days during the 7 previous year preceding the relevant बोलिए तो ये आपने कहां पढ़ा था? ये वर्ड आप लोगों ने कहीं पर पढ़ा था, वो कहां पर पढ़ा था बताइए तो? सर इंडिविजुअल में. वेरी गुड सर. इसका मतलब क्या कर्ता को रेसिडेंट होना पड़ेगा उस प्रीवियस ईयर में? मैंने तो ऐसा वादा नहीं किया है. मैंने सिर्फ बोला है कर्ता को आरओआर होना पड़ेगा. व्हाट इज आरओआर? रेसिडेंट एंड ROR, because of the reason is that उसको ऑर्डिनरी एंड रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट होने के लिए जो कंडीशन करना पड़ता है वो फॉलो करना पड़ेगा ऑर्डिनरी होने के लिए. और कर्ता उस प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट हो चाहे ना हो इज नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन हाँ कर्ता को ये 2 कंडीशन मतलब बैक ईयर का ROR होने के लिए जो कंडीशन होना पड़ता है उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा. मतलब ये हो सकता है सर कर्ता इस बार नॉन रेसिडेंट है लेकिन बैक ईयर में वो ये 2 कंडीशन फुलफिल कर रहा है. यस, नो प्रॉब्लम, वो रेसिडेंट बन जाएगा. ओ देन HUF रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा. इसका मतलब क्या इन नटशेल? HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए, वो चाहे फुल्ली और पार्टली. दूसरा उसका कर्ता को इंडिया में कर्ता को 6 का 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा. क्या 2 कंडीशन? 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर इंडिया में रहना पड़ेगा एंड 7 ईयर में 730 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो इसको बोला जाएगा कर्ता हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इज अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट. आप लोग एक बार देख लीजिए. कर्ता अगर रेसिडेंट नहीं हुआ तब भी उसका सेकेंडरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है. क्वेश्चन
দরজাটা লাগিয়ে দেবে, বলবে বাবার ক্লাসে অসুবিধা হচ্ছে, ওকে বলবে তোমার তো বললাম কি বলতে হবে। एचयूएफ के लिए सर इतना अलग कंडीशन क्यों सर? एचयूएफ का स्टेटस अलग है इसलिए उसका अलग सा स्टेटस। सर अगर कर्ता कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है तो पूरा फैमिली को ही रेसिडेंट माननी है। हाँ, अगर कर्ता ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 का दोनों कंडीशन फुलफिल करता है हाँ, तो उसका होल फैमिली सर रेसिडेंट हो जाएगा इंडिया में। मैंने ये सब लैंग्वेज यहाँ पर लिखा है, देखो तो। नहीं सर, मैंने सिर्फ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेसिडेंशियल के बारे में चर्चा कर रहा हूं, उसका इंडिविजुअल के बारे में नहीं। मैंने ये बताया एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को रेसिडेंट होने के लिए उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट को इंडिया में होना पड़ेगा तो रेसिडेंट बन जाएगा। वही रेसिडेंट हाफ को अगर ऑर्डिनरी बनना है तो उसको कर्ता को 6 का 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यहां पर मैंने कहीं पर बोला है कर्ता को रेसिडेंट होना पड़ेगा ना, कर्ता को बैक 10 ईयर के भीतर 2 साल रेसिडेंट होना पड़ेगा एंड 730 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। किसका? हाफ का ऑर्डिनरी रेसिडेंट। मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमिन करता है उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, लेकिन उसका ऑर्डिनरी स्टेटस डिपेंड करता है उसका एचयूएफ का प्रीवियस 10 इयर्स एंड 7 ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस एंड नंबर ऑफ डेज इन इंडिया। क्लियर? क्वेश्चन: The business of HUF is transacted from Australia, from India, and all the policies, Australia and all the policies are taken in India. Mr. Irshad, ओहो नहीं होगा, Ranjan, the Karta of the half, who was born in Kolkata, visit India during the previous year 2020 after 15 years. He came to India on 1/4/2020 and leave India for Australia on 1/12/2020. Determine the residential status of Mr. Ranjan and HUF. तो पहले सॉल्यूशन करेंगे। of the half. Determination of residential अच्छा, इसके पहले एक काम करना पड़ेगा, स्टेप ना, हम लोग पहले रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF करते हैं, उसके बाद जाएंगे। बेसिक कंडीशन
क्या है? बेसिक कंडीशन क्या है? HUF is said to be a resident in India if control and management of its affairs is situated wholly or partly in India. यहां पर बोलिए तो ये डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कहां पर हो रहा है और ट्रांजैक्शन कहां पर हो रहा है? सर डिसीजन इंडिया में ले रहा है और ट्रांजैक्शन ऑस्ट्रेलिया में। तो आप क्या बोलेंगे? बोलिए। स्टेटस क्या बोलेंगे? रिमार्क। यहां पर क्या बोलेंगे? कंडीशंस। बोलिए क्या होगा? सेटिस्फाइड होगा। स्टेटस क्या है? कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड फ्रॉम इंडिया। कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया। दो ट्रांजैक्शन are taken place from Australia। बोलिए क्या होगा? satisfied दोनों। रिमार्क क्या होगा? resident in India. He HUF satisfies the condition. Okay, HUF is controlled. तो रिमार्क क्या होगा? रेसिडेंट। बेसिक कंडीशन में अगर रेसिडेंट होगा तभी हम लोग क्या करेंगे बेटा? सेकेंडरी कंडीशन। सर कर्ता का सेकेंडरी देखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे सेकेंडरी कंडीशन। सेकेंडरी कंडीशंस क्या क्या? Our resident half is said to be a ordinarily resident of India if he satisfies, if Porta satisfies both the condition given under section 6(6). क्या क्या condition?
कट गए। फर्स्ट एंड दूसरा नंबर 2। ओके, तो यहां पर स्टेटस क्या होगा ना, कर्ता स्टेज इन इंडिया, उसके बाद ही कर सकोगे। स्टेप 2, कर्ता स्टेज इन इंडिया। क्या क्या होगा, प्रीवियस ईयर डेज इन इंडिया, मुझे तो कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं देखना है, तो मैं प्रीवियस ईयर 2020-21 लेने का कोई मतलब भी नहीं, मैं लूंगा भी नहीं। तो मैं क्या करूंगा 2019 2019-20 उसके बाद 2018-19 उसके बाद 17-18 2016-17 उसके बाद 15-16 उसके बाद 14-15 उसके बाद 13-14 उसके बाद 12-13 और जरूरत नहीं है। क्यों? बिकॉज मोरलेस कॉन्सेप्शन हो ही गया है। यहाँ पर नील, क्यों नील? आ जाइए। Mr. Ranjan is a Korta who born in Kolkata, visit during the previous year 2020-21 after 15 years, मतलब 2021 में वो इंडिया में विजिट किया था आफ्टर 15 years, मतलब 1920 में एक दिन भी नहीं था। यस और नो? yes sir 1920 में वो था? नो। 1819 में था? नो। यहां पर था? नो। सर सब जगह ही तो नो। नो नो सर, और कुछ करने का मतलब ही नहीं है। तो क्या वो 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर का कंडीशन सेटिस्फाई कर सका? नो। no sir 730 डेज इन द 7 प्रीवियस ईयर कर सका? 1 2 3 4 5 6 7 No, sir. 7 हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 ओके डन। less than 730 days, so we can say that sir condition satisfy नहीं हो रहा है। less than 730 days, तो क्या बोलूंगा? कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है करता? No, sir. नॉट Not satisfied. सेटिस्फाइड। दूसरा कंडीशन भी, और देखने का जरूरत ही नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड।
तो क्या होगा? रेसिडेंट But not ordinarily resident. but not ordinarily resident. Done. Resident but not ordinarily resident. Resident but not ordinarily resident. Okay. तो कंक्लूजन क्या होगा? Conclusion: half is a resident but not ordinarily resident. Resident for the previous year 2000 2021 relating to assessment year 2020-21 21-22 यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हो as कर्ता fails to satisfy both the condition. As Karta fails to satisfy both the condition. Both the condition. Under section 6 subsection 6. Clear? तो आप लोगों ने फर्स्ट टाइम रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ हाफ किया है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो बोलिए, यहां तक कोई प्रॉब्लम? यहां तक कोई प्रॉब्लम है किसी का बेटा? सर बोलो। सर कर्ता अगर आर नहीं होगा तो उसका वजह से एचयूएफ के ऊपर कोई ना फर्क ना नहीं ना, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज विद द वर्ड विद द एसोसिएटेड विद द कर्ता। मेरा कर्ता आरओआर होने के लिए कर्ता का तो रेसिडेंट होना पड़ेगा, वो मैंने नहीं बोला है। मैंने सिर्फ बोला है कर्ता को 6-6 का कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ रहा है। 6-6 का कंडीशन क्या बोलता है? बोलता है 2 साल में 10 साल में 2 साल रेसिडेंट होना पड़ेगा बैक ईयर में, और 7 ईयर में 730 दिन रहना पड़ेगा। It indicates that is the condition relating to the preceding previous year, not in the current previous year. Current year previous में कर्ता रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट और देखना ही नहीं है आपको। अगर कर्ता का रेसिडेंशियल स्टेटस नहीं डिटरमिन करने के लिए बोलता है तो सर कर्ता का स्टेटस से कोई मतलब ही नहीं है, बस कोई मतलब रेसिडेंट नहीं की है। कंडीशन देखना है। प्रीवियस ईयर का स्टेटस से कोई मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन बैक 10 ईयर में 2 बार रेसिडेंट होना पड़ेगा और कर्ता को 730 दिन रहना पड़ेगा। वो बैक ईयर में मतलब सिर्फ सेकेंडरी कंडीशन चेक करना है बस। राइट, बैक ईयर का चेक करना पड़ेगा टू बिकम अ ऑर्डिनरी हाफ। ऑर्डिनरी रेसिडेंट हाफ को ऑर्डिनरी बनने के लिए कर्ता को ये चीज देखना पड़ेगा। इसके साथ दूसरा मेंबर का क्या रिलेशन, कुछ नहीं है। कर्ता का करंट प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट नहीं देखना है। हो ही सकता है कर्ता करंट ईयर में नॉन रेसिडेंट है लेकिन बैक ईयर में उन्हें उसने कंडीशन सेटिस्फाई किया है। मतलब बैक 10 साल में वो क्या हुआ है, 10 साल तक इंडिया में था, 10 साल के बाद इंडिया छोड़ के चला गया, हो ही सकता है। चलो, तुम लोग तो मेरे एकदम पूरा फीस वसूल करके छोड़ते हो, एकदम घटिया स्टूडेंट सब। एकदम बैड स्टूडेंट्स।
सर कर्ता मतलब क्या बोले थे सर, हेड ऑफ द फैमिली? नॉर्मली सर टेक्स्ट में करता ही लिखा हुआ, ये तो हिंदी नाम नहीं हुआ। हाँ, कर्ता हिंदी का भी है। अच्छा, ये प्रॉब्लम नहीं दूंगा, ये प्रॉब्लम में सेट नहीं होगा मेरा, मुझे मेरा हाथ दिखाना पड़ेगा। दारा, ये मेरा ही सेट था। क्वेश्चन दिया, बोलो। Our registered office XYZ HUF is situated in Bangladesh. The family is managed by A since 2016, who is a resident in India in only 4 out of 10 previous year, 2020-21, preceding the previous year 2021, and present in India for 750 days during the 7 previous year. Determine the residential status of the house for the assessment year 2020-21, assuming wholly control from Bangladesh, wholly control from India, partly control from India. बोलो क्या होगा? Solution. क्या होगा solution? बोलो। हाफ को कैसे रेसिडेंट मानेंगे? अवर कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम इंडिया। क्या बोल रहा है यहाँ पर? होल्डी कंट्रोल फ्रॉम बांग्लादेश। हाफ इज कंट्रोल एंड मैनेज फ्रॉम बांग्लादेश। HUA fails to satisfy the condition. क्या होगा? बोलो। नॉन रेसिडेंट। नॉन रेसिडेंट। मुझे बताओ, अगर नॉन रेसिडेंट होता है तो क्या आपको देखना पड़ता है? नो सर। नो सर, No, सवाल sir. ही नहीं पैदा होता। सर सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या सेकेंडरी कंडीशन चेक करेंगे? No, sir. स्नेहा? না স্যার। অসুবিধা এখন অবধি তোমার বুঝতে?
না। বিষ্ণুপ্রিয়া হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে বাবা? হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে। तो बेसिक कंडीशन स्टेटस एंड रिमार्क कंडीशन HUF HUF सेड टू बी अ रेसिडेंट मतलब सर ये तो है ही नॉन रेसिडेंट तो उसका क्या चेक करेंगे HUF इज अ नॉन रेसिडेंट फॉर द प्रीवियस ईयर इतना ठीक है डन ये क्या था केस 1 नाउ केस 2 क्या है केस 2 केस 1 क्या था wholly managed from बांग्लादेश केस 2 क्या है wholly controlled and managed from India बोलो फर्स्ट कंडीशन क्या हो रहा है कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया India. तो HUF क्या किया है satisfies द कंडीशन रिमार्क क्या होगा रेसिडेंट Resident. वेरी गुड अगर रेसिडेंट हो जाता है तो उसका क्या चेक करेंगे Secondary Secondary condition. कंडीशन वेरी गुड किसका रेस्पेक्ट में ये चेकिंग होगा HUF के रेस्पेक्ट में ना कर्ता के रेस्पेक्ट में करता वेरी गुड कर्ता के रेस्पेक्ट में resident HUF is said to be an ordinary resident of India if karta satisfied both the condition of 6.6 में प्रीवियस ईयर का कंडीशन नहीं बोलता है 6.6 में 10 साल में 2 बार और 7 साल में 730 दिन बोलो यहां पर क्या बोला होगा यहां पर क्या क्वेश्चन में बोल है दिया है तो डायरेक्टली बोल बोल दिया दिया है है satisfied. 4 out of 10 he is only who is a resident in India only 4 out of 10 previous year preceding the previous year 2021 and was present in India for 750 days during the last 7 years preceding the previous year 2020-21 तो यहां पर दो कंडीशन सेटिस्फाइड ना नॉट सेटिस्फाइड Satisfied. सेटिस्फाइड यहां पर क्या है Satisfied. क्या होगा स्टेटस रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी Yes, resident only resident. रेसिडेंट And ordinary resident. and ordinary resident as karta satisfies both the conditions ठीक है मैंने ऊपर में इंग्लिश गलत लिखा था उसको ठीक कर देता हूं satisfy तो कंक्लूजन क्या होगा HUF is a resident and ordinarily resident for the previous year 2021 relating to the assessment year 21-22
ठीक है, Yes, sir. Good, huh? Nila, ja. डन। Yes, sir. यहां तक कोई डाउट? बोलिए तो अगर पार्टली होगा केस 3, क्या होगा? सर ऊपर में देखिए सेम ही तो लिखा है, प्राइमरी में पार्टली और होलली, तो सेम एज आंसर क्या लिखोगे? इमरान आला, माँ बाप का माइक बंद रखिए। Pakidi control from India, same answer as case 2. Agree or not? Yes, समझ sir. में आया? सबको पूछ Yes, रहा sir. हूँ। Yes, sir. मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम लोगों ने खत्म कर लिया। तो रेसिडेंशियल स्टेटस से हम लोगों ने क्या क्या खत्म किया बोलिए बेटा? रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स इंसिडेंस, इंडिविजुअल के ऊपर जो जो क्वेश्चन आ सकता है वो सब किया है, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के ऊपर जो जो क्वेश्चन आ सकता है वो हम लोगों ने किया है तो Yes, sir. चलिए अब जो स्पेशल टिप्पणी मैं आप लोगों के लिए दूंगा, अमेंडमेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2021, एकदम न्यू, एटलीस्ट 30 साल 30-40 इयर्स के बाद फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ है रेसिडेंशियल स्टेटस। वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बुक में नहीं मिलेगा। अब क्या अमेंडमेंट हुआ है? इंटरव्यू में भी जाओगे तो बोल सकता है क्या अमेंडमेंट हुआ है सर, बोलिए। ये न्यू 2 प्रोविजन डाला गया है जो पहले नहीं था, फर्स्ट टाइम आया है, तो ये आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। क्या क्वेश्चन में है, क्या है उसमें बता देता हूं। यहां पर पहली डिम्ड डिविडेंड का, डिम्ड रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट लाया है। इससे पहले डिम्ड वाट एप्लीकेबल नहीं था रेसिडेंशियल स्टेटस में। डिम्ड मतलब देख के लग रहा है सर नॉन रेसिडेंट है, लेकिन उसको माना जाएगा वो रेसिडेंट है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा क्राइटेरिया फुलफिल करने से ये होता है। ये बहुत बड़ा मैंने एकदम छोटा करके आप लोगों के सामने दे दिया है। आप लोगों को याद है 6-1 का जो मेरा क्लास था, उस 6-1 में हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में क्या बोला था? सर इंडियन सिटीजन लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एंड इंडियन सिटीजन बीइंग आउटसाइड इंडिया और a person of Indian origin being outside India comes to India for the purpose of visit. इंडिया में अगर आता है विजिट के लिए तो उसके लिए क्या बन जाएगा? 182 डेज उसको रहना ही पड़ेगा टू बी अ रेसिडेंट, बिकॉज 60 डेज रिप्लेस बाय 182 डेज। इसका मतलब क्या है? उसको रहना ही पड़ेगा 182 डेज, और बिकॉज 182 डेज जैसे ही अट्रैक्ट करता है तो फर्स्ट क्लास में तो हो जाएगा, उसके लिए तो 63-65 देखना तो नहीं होगा। तो चलिए आ जाइए, यहां पर क्या लिखा है? यहां पर एक अमेंडमेंट डाला है, ध्यान से देखिएगा। जितना तक मैं दिखाऊंगा उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचिएगा। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब कौन सा एक्सेप्शन के लिए बात कर रहा है? ये कौन सा एक्सेप्शन में था? एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन नंबर 2 याद करो। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन बीइंग आउटसाइड इंडिया, देखो वही लिखा है, कम्स टू इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ विजिट।
इंडिया बीइंग आउटसाइड इंडिया, वो इंडिया का बाहर रहता है, इंडिया में आता है फॉर द पर्पस ऑफ विजिट एंड his total income in India exceeding 15 lakhs. इनकम के ऊपर बेस करके रेसिडेंशियल स्टेटस, यस फर्स्ट टाइम मैंने जिंदगी में देखा है, दिया है तो पढ़ना ही पड़ेगा इनकम टैक्स में। टोटल इनकम इन इंडिया एक्सीडिंग 15 lakhs during the previous year is said to be a resident and ordinary resident in India if he stays in India 120 days during the previous year and at least 365 days in the 4 previous year preceding the RPY. RPY मतलब relevant previous year। लेकिन पहले तो ये लोगों के लिए 182 था, यस, लेकिन जिसका इंडिया में इनकम 15 लाख से ऊपर हो उसका टेस्टिंग 120 से भी होगा, मतलब उसके लिए 3 हो गया, उसके लिए रादर 2 होगा। पहले 180 था, अब बोल रहा है अगर 180 क्लॉज नहीं 182 क्लॉज नहीं हो रहा है तो ये लोगों के लिए हम लोग देखेंगे क्या 120 डेज इंडिया में रह रहा है, मतलब 60 डेज को रिप्लेस करके 120 वो लोगों के लिए चेक करने के लिए बोल रहा है। अगर 182 हो जाता तो ऐसे ही रेसिडेंट और कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा, लेकिन ये 160 डेज से ज्यादा है लेकिन 182 डेज से कम है, मतलब 120 डेज उसका रहना ही पड़ेगा। तब वो कौन, ये कौन है, कौन शख्स के बारे में बोल रहा है, वो इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसका इंडिया में इनकम 15 लाख के ऊपर है। क्लियर? सब एक साथ दिमाग लगाओ, क्या बोला सर, ये एक्सप्लेनेशन 2 के लिए ही अमेंडमेंट है, एक्सप्लेनेशन 2 अमेंडमेंट meant for explanation 2 of 6 under section 1, वहां पर ही तो अमेंडमेंट एक्सप्लेनेशन था, वहां पर उसके लिए अमेंडमेंट बोल रहा है, मतलब वो लोगों के लिए सिर्फ पहले रेसिडेंट होने के लिए 182 डेज होना चाहिए था, अब बोल रहा है वो अगर 120 दिन रहा करंट ईयर में और प्रीवियस 4 ईयर कुल मिला के 365 डेज रहता है तब भी वो रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन ये शख्स कौन है जिसका टोटल इनकम इंडिया में 15 लाख के ऊपर है, एक्सीडिंग मोर देन 15 लाख, वो लोगों के लिए ही एप्लीकेबल होगा। क्लियर और नॉट? सर न्यू इन न्यू इंसर्शन व न्यू प्रोविजन, पहले हम लोग क्या करते थे, जो इंडिया का बाहर रहता था, इंडिया के विजिट पर्पस के लिए आता था, हम लोग 182 डेज देखते हैं, हम लोग ये भी है, बिकॉज मैंने कभी भी उसका इंडिया में इनकम 115 लाख नहीं बोला है, लेकिन अगर उसका इंडिया में इनकम 150 लाख बोल देता है तब भाई उसके लिए रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज 120 डेज क्या था और नहीं, मतलब 182 तो ऐसे ही हो जाएगा, उसके लिए 60 डेज का रिप्लेसमेंट 182 डेज है। ठीक है, नाउ न्यू इंसर्शन जो पहले कॉन्सेप्ट में नहीं था, इंडियन सिटीजन डीम्ड रेसिडेंट, फर्स्ट न्यू प्रोविजन बोल रहा है if the following conditions are satisfied, then the individual is said to be a resident and ordinarily resident and not ordinarily resident। अच्छा, ये दोनों केस में ही वो लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली होगा, मतलब वो लोगों का कुछ चेक करना नहीं होगा, वो सिर्फ ऑलवेज ये रेसिडेंट होगा तो कभी नॉट ऑर्डिनरी नहीं होगा, ये रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली होगा, देखो एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट। यहां पर भी हम लोग देखेंगे
फॉलोइंग कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो इंडिया में रेसिडेंट होगा। क्या? इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डे स्टेज इन इंडिया एंड पे टैक्स on that income which is untaxed outside India। इसका मतलब क्या क्या कंडीशन? इंडियन सिटीजन होना होगा उसको 6(1) में और नॉन रेसिडेंट है, वो रेसिडेंट है ही नहीं, मतलब जनरल प्रोविजन एक्सप्लेनेशन लगा के वो रेसिडेंट है ही नहीं। उसका टोटल इनकम इंडिया में 15 लाख के ऊपर होगा, मतलब इनकम बेस्ड रेसिडेंशियल स्टेटस, और नॉट पेइंग टैक्स ऑन हिज फॉरेन इनकम इन दैट कंट्री। फॉरेन में जो इनकम क्या है उसके ऊपर टैक्स नहीं हुआ, वॉट एवर कारण, रेसिडेंशियल स्टेटस से छोड़ के और एनीथिंग कारण के लिए उसमें वहां पर टैक्स नहीं हुआ, तो यहां पर उसको डीम्ड रेसिडेंट मान के उसके ऊपर टैक्स वसूल किया जाएगा। मान लीजिए ऐसा कोई इनकम है जो फॉरेन में हुआ है, नेचुरली इंडिया के ऊपर उसका टैक्सेबल कुछ नहीं हुआ होगा। इन दैट सिचुएशन अगर टैक्सेबल नहीं हुआ होगा तो उसको इवन और नॉन रेसिडेंट है नॉर्मल प्रोविजन में, उसको डीम्ड मतलब एक्चुअल में नहीं है, एज इफ माना जाएगा वो रेसिडेंट, और उसका उस इनकम के ऊपर इंडिया में टैक्स होगा। दैट इज द सेक्शन 6(1)(a), न्यू प्रोविजन ऐड किया गया है जो पहले नहीं था। बोलिए, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? सर डीम्ड रेसिडेंट होगा। डीम्ड रेसिडेंट का मतलब एज इफ नॉर्मली 6(1) प्रोविजन अनुसार वो रेसिडेंट हो ही नहीं रहा है, नाउ 182 डेज सेटिस्फाई कर रहा है, नाउ बंदा 60 डेज एंड 365 डेज का सेटिस्फैक्शन कर रहा है, कुछ नाउ 120 डेज, कुछ में ही रेसिडेंट नहीं हो रहा है, वो नॉन रेसिडेंट, सिंपली और नॉन रेसिडेंट है। वो बंदा का बाहर वाला इनकम में टैक्स नहीं होता है, उस कंट्री में उसका इनकम के ऊपर टैक्स नहीं होता है ड्यू टू रेसिडेंशियल स्टेटस और लाइक दिस, उस कंट्री का जो नियम है उस अनुसार टैक्स नहीं होता है। नाउ इंडिया ने अब क्या किया, उसके ऊपर इनकम के ऊपर टैक्स करने के लिए उसको डीम्ड टू बी रेसिडेंट माना। कंडीशन एक ही होगा, इंडिया में उसका इनकम 15 लाख से ऊपर होना चाहिए, तभी उसको डीम्ड रेसिडेंस माना जाएगा एंड इंडिया में टैक्स हो जाएगा। इसलिए बोल दिया है इंडियन सिटीजन नॉन रेसिडेंट अंडर सेक्शन 6(1) during the previous year total income in India more than 15 lakhs, not paying tax on his foreign income in that country। ये सब कंडीशन अगर फुलफिल करता है तो इंडिविजुअल इज सेड टू बी अ रेसिडेंट and ordinary resident of India। Okay? सर इनकम इन इंडिया मतलब क्या, इनकर्ड इन इंडिया या रिसीव इन इंडिया? Sorry? इनकम इन इंडिया मतलब क्या सर, इनकर्ड और रिसीव दोनों? दोनों ही, whatever may be the reason। सर दोनों में सिर्फ रेसिडेंट हो रहा है, ऑर्डिनरी नहीं हो रहा है। दोनों में रेसिडेंट is said to be resident and not ordinary। वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट मतलब ये अमेंडमेंट के अनुसार वो रेसिडेंट एंड आरओआर होगा, नॉट ऑर्डिनरी यो नहीं होगा। मतलब RNOR रहेगा वो, ऑलवेज RNOR रहेगा, ऑलवेज RNOR रहेगा, RNOR रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर ये अमेंडमेंट के तहत वो आ जाता है तो ये अमेंडमेंट नॉर्मली किसी के पास नहीं रहेगा, बोलेगा भी नहीं, लेकिन हम लोगों ने क्लास में इसको डिस्कस कर दिया बिकॉज न्यू अमेंडमेंट है, स्टूडेंट को जानना चाहिए न्यू कॉन्सेप्ट आया है डीम्ड रेसिडेंट। ओके,
बिकॉज आप लोग इसके बाद हायर स्टडीज करेंगे, तब आपको लगेगा सर ने ये कराया नहीं था, मैंने आपको दिखा दिया। क्लियर और नॉट बेटा? यहां तक कोई डाउट? नॉर्मल जो प्रोविजन पर थे उसी हिसाब से एग्जाम होगा। आपको 15 लाख आएगा भी नहीं, कुछ नहीं आएगा, लेकिन हाँ डीम्ड रेसिडेंट का थ्योरी आ सकता है। किसको डीम्ड रेसिडेंट बोला जाता है? देन बोलना ये सब कंडीशन फुलफिल करने से उसको डीम्ड रेसिडेंट बोला जाता है। ठीक है? यस सर। एनी डाउट? No, sir. वाह, वेरी गुड।